सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर मन हुआ कि कुछ आपसे बात की जाए। शिक्षा आज सबसे बुरे दौर में है, मेरा मानना है, क्योंकि आज शिक्षा एक व्यवसाय बन चुकी है, गरीब से दूर हो चुकी है। आज एक गांव में रहने वाला एक आम किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा और एक आम ज़िंदगी जीने वाला कोई व्यक्ति जिसकी ज़्यादा इनकम नहीं है, जो एक लोअर इनकम में आता है, उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, ना के बराबर हो गया है। मैं खुद एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ और वहाँ जिस तरह का बच्चा हमारे सामने आता है और जिस तरह की व्यवस्थाएं हमारे विद्यालय में होती हैं, उनमें उन बच्चों को पढ़ाना तो दूर, सबसे पहले पढ़ाई का महत्व भी समझाना बहुत बड़ी बात है, एक चुनौती है हमारे लिए। क्योंकि वो बच्चा जानता ही नहीं कि जो उसे पढ़ाया जा रहा है उसका महत्व क्या है। वो स्कूल में सिर्फ एक पिकनिक मनाने की तरह आता है, जैसे कोई पिकनिक मनाने कहीं जा रहा है। पूरी क्लास में 100 बच्चे होते हैं, उसमें से 2-4 बच्चे होते हैं जिनके घर कुछ जागरूक जो है लोग होते हैं उनके आसपास, या उनके माँ बाप भी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, तो वो बच्चे थोड़े से होते हैं जो पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब एक 100 बच्चों की क्लास में 5-7 बच्चे पढ़ने वाले हों तो वो भी उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते। फिर दूसरी बात यह है कि घर आज जब बच्चा अपनी पढ़ाई करने का प्रयास करता है तो घर भी उसके पास ना तो संसाधन होते हैं, ज़्यादातर बच्चों के पास किताबें नहीं होती हैं, बैठने के लिए एक प्रॉपर जगह नहीं होती है, और ट्यूशन का आजकल जितना एक चलन बन चुका है कि बिना ट्यूशन के तो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता। और ट्यूशन पढ़ना एक लोअर इनकम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल की बात होगी। गरीब आदमी जो मुश्किल से 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाता है, वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, ऐसा नहीं हो पाता और वो बच्चा पिछड़ जाता है। या फिर वो किसी तरीके से अपने टीचर्स के साथ जुड़कर उन्हें कुछ कह सुनकर या उनके जो है सानिध्य में उनकी कृपा का पात्र बनकर किसी तरह 10वीं तक पहुंच जाता है। आता उसे कुछ नहीं है, लेकिन वो हाई स्कूल तक पहुंच जाता है। हाई स्कूल में भी आजकल परीक्षा प्रणालियाँ इस प्रकार की हैं, बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह से मूल्यांकन हो रहा है कि वहाँ भी बच्चा पास हो जाता है। फिर वो 11वीं कर जाता है, 12वीं कर जाता है, फिर वो उसके बाद ITI, पॉलिटेक्निक, ये भी आपको जानते हैं आज किस तरह से कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह इनके इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं और बड़े बड़े उद्योगपति भी इस फील्ड में आ रहे हैं और वो करोड़ों रुपए लगाकर आलीशान इमारतें खड़ी कर रहे हैं जिनके अंदर ITI, BTech, पॉलिटेक्निक, इस तरह के टेक्निकल कोर्सेज की पढ़ाई होती है। वहाँ जिस तरह से किसी माल को बेचने के लिए जो है एक मार्केटिंग वाले बंदे छोड़े जाते हैं कि जाओ इस माल को बेच के आओ, वैसे ही मार्केटिंग वाले बंदे छोड़े जाते हैं और वो बच्चों को बहलाकर फुसलाकर उन्हें पकड़ कर लाते हैं और बस किसी तरह उनका एडमिशन वहाँ स्कूल में कराया जाता है। सरकार वजीफ़ा भी देती है, काफ़ी कुछ खर्च भी होता है सरकार का भी इस पर, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे कोई बड़ा अंतर शिक्षा के जो है उत्थान में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसका रीज़न यही है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ पैसा बनाने का एक जो है प्रपंच रचा जा रहा है। हर आदमी किसी तरह से एक बिजनेस माइंड होकर शिक्षा को लेकर चल रहा है। तो शिक्षा के साथ इस तरह की अगर छेड़छाड़ होगी, इस तरह इसे व्यवसायीकरण में ढकेला जाएगा, तो शिक्षा बहुत ही जर्जर हो जाएगी, बहुत ही ख़राब उसकी गुणवत्ता हो जाएगी। और गुणवत्ता अगर शिक्षा में नहीं होगी तो फिर गलत तरीके से लोग शिक्षित होंगे, उनके ज्ञान में, उनके जो है आचार व्यवहार में आपको शुद्धता दिखाई नहीं देगी। वो पढ़ लिख कर भी अनपढ़ की तरह व्यवहार करेंगे।
इसका आज आप देख सकते हैं, आज चूँकि सारा जो यूथ है, ये युवा है या फिर कोई भी, आजकल तो हर आदमी के पास मोबाइल टेलीफोन हो गया है, सस्ता इंटरनेट है, तो उस पे तरह तरह की जानकारियाँ ठेली जाती हैं और कोई भी आदमी उन जानकारियों को ना तो पढ़ने का प्रयास करता है, ना उनको जांच करने का प्रयास करता है। इतना भी नहीं करता कि चलो किसी जानकार आदमी के पास बैठकर कुछ चर्चा ही कर ली जाए, उन्हीं से कुछ पूछ लिया जाए कि भाई ये किस तरह की बात कर रहे हैं। आज उस जो है इंटरनेट पर तरह तरह की राजनीतिक गतिविधियाँ, राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर रही हैं और तरह तरह का झूठा इतिहास उस पर ठेला जा रहा है। यहाँ तक कि जो महापुरुष इस देश को मिलकर, भले उनकी विचारधाराएं अलग अलग रही हों, लेकिन फिर भी अलग अलग विचारधाराओं के होते हुए भी वो एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे की देशभक्ति पर उन्हें कभी संदेह नहीं था। उन्होंने कभी एक दूसरे को गद्दार नहीं कहा, कभी एक दूसरे को उन्होंने कोई जो है ये शक नहीं किया कि भाई नहीं ये देश को डुबो देगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबकी अलग अलग सोच थी, अलग अलग विचारधाराएं थी और जिसको वो प्रकट करते थे और सब एक दूसरे की विचारधाराओं का सम्मान करते थे। वो चाहे भगत सिंह और महात्मा गांधी रहे हों, चाहे पंडित नेहरू और सरदार पटेल रहे हों, कोई भी रहा हो। लेकिन आज गलत ज्ञान में, गलत जानकारियों ने इन लोगों को भी दुश्मन बना दिया है और सब अपने अपने महापुरुष को लेकर अलग अलग खड़े हो गए हैं और लड़ने लगे हैं। और इनडायरेक्टली हो क्या रहा है? इनडायरेक्टली अपमान उन महापुरुषों को हो रहा है, क्योंकि मैं उसके समर्थित महापुरुष को गाली दे रहा हूँ, वो मेरे महापुरुष को गाली दे रहा है। इनडायरेक्टली हमारे महापुरुष भी आज अगर कहीं होंगे तो वो भी देखकर दुखी हो रहे होंगे, उनकी आत्मा दुखी हो रही होगी कि क्या हो रहा है, ये लोग अपने वर्तमान पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं, इतिहास पर क्यों चिंता कर रहे हैं। तो बच्चों, मेरा यही कहना है कि शिक्षा अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, और अगर शिक्षा में गुणवत्ता होगी तो एक राष्ट्र को महान बना सकती है। इसी उद्देश्य के साथ मैं पिछले 20 साल से लगा हुआ हूँ और मेरे 2 उद्देश्य हैं। नंबर 1 तो ये कि हर उस संसाधन विहीन बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाऊँ जो उसका हकदार है, जिसको वो नहीं मिली है। शिक्षा एक मूल अधिकार होता है, सरकार ने भी इसको मूल अधिकार की संज्ञा दी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा नहीं हो पाया है। शिक्षा से आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग वंचित है पैसे की वजह से। इसीलिए हमारी जो संस्था है एकलव्य चैरिटेबल ट्रस्ट, इस संस्था का उद्देश्य यही है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाई जाए। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास बैठने की जगह नहीं है, जिसके पास किताब नहीं है, ये संस्था उसके लिए खड़ी है। आप हमारी संस्था से जुड़िए और निःशुल्क आपको पूरी जो है हर तरह की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और इस संस्था का दूसरा उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को भारतीय संविधान के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति और भारतीय आचार व्यवहार और उसकी तुलना करते हुए दुनिया के देशों के भी जो संविधान हैं या दुनिया के देशों के अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, उनको तुलनात्मक रूप से भी हम जानकारी दें। इसलिए जब हम यहाँ पर सामान्य अध्ययन के विषय पढ़ाते हैं तो प्रयास करते हैं कि उनको सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि इतिहास का अध्ययन आप बदले की कार्रवाई के लिए नहीं कर सकते। इतिहास जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले घटना घटी है, उस घटना को उसी समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तभी उसका सही अर्थ निकल कर आता है। आज हम 100, 200, 1000 साल बाद जब उस घटना को सोचेंगे तो सिर्फ उसे इतिहास समझकर सोचिए, उसका बदला किसी से मत लीजिए, तभी आप इतिहास का सही अध्ययन कर पाएंगे, तभी आप चीज़ों को सही समझ पाएंगे। इसलिए हमारी संस्था यही प्रयास करती है कि हर बच्चे को हम बचपन से एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं, चाहे उसके पास देने के लिए पैसा हो
और चाहे ना हो। ये ट्रस्ट दान पर चलने वाली संस्था है। जो बच्चा सक्षम है वो जितना उसका मन करता है, जितना वो चाहता है, ठीक है, जितना वो दे सकता है उतना वो दान दे देता है। जिसके पास नहीं है उससे हम 1 रुपया नहीं लेते। और अभी ये शुरुआत है। वैसे तो मैं पिछले 20 साल से लगभग 20 साल से मैं बिना संस्था के ही, क्योंकि उतना पैसा उस समय नहीं खर्च कर पाते थे, खुद भी बेरोज़गार थे और बच्चा भी कोई हमारा जो है ऐसा नहीं था कि भाई अच्छे परिवार से किसी आता हो। गरीब परिवार से ज़्यादा बच्चे आते हैं, उतना दे भी नहीं पाते थे, उतना जो है हम उनसे ले भी नहीं पाते थे। तो थोड़े छोटे स्तर पर ही हम अपने जो है काम को आगे बढ़ाते रहे और उसका परिणाम भी अच्छा रहा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो शायद कुछ नहीं कर पाते, वो बच्चे आज अच्छी स्थिति में हैं, अपने उद्देश्यों को, अपने भविष्य को संवार रहे हैं। और आगे भी हमारी यही इच्छा है कि वो अपने भविष्य को और उज्ज्वल बनाएं और आगे बढ़ें। और इसी उद्देश्य को थोड़ा सा और विस्तार देने के लिए अभी 2017 से हमने ये संस्थागत कार्य शुरू किया है। हमारी संस्था बहुत ही प्रयास करती है कि बच्चों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उनके लिए बैठने के लिए पर्याप्त जगह हो, उसमें सभी तरह की सुविधाएं हों, लाइट की व्यवस्था हो, पंखों की व्यवस्था हो। उसके अलावा वहाँ एक ग्रुप भी बने जिसमें जो जूनियर बच्चे हैं वो अपने सीनियर बच्चों की सहायता से काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास करें। क्योंकि आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं जो एक बहुत भारी फीस लेते हैं। अब उतनी फीस हर बच्चा नहीं दे सकता। गांव में रहने वाला एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, वो नहीं जा सकता। दूसरी तरफ लड़कियों को तो कोई बहुत ही कम गांव में इस तरह की सोच होती है कि चलो भाई लड़की को भी बाहर कहीं दिल्ली, इलाहाबाद कोचिंग के लिए भेज दिया जाए। तो इसलिए एक बहुत बड़ा तबका 70 से 80% बच्चे पिछड़ जाते हैं। वो कंपटीशन में आगे नहीं आ पाते और कंपटीशन में वही बच्चा आगे जा पाता है जिसको अच्छी शिक्षा मिलती है, जिसके माँ बाप सभी तरह के खर्चों को उठाने में सक्षम हैं, जिसके घर में भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि वो आराम से एक कमरे के अंदर बैठकर पढ़ सकता है, कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, उसके पास सारी किताबें होती हैं, हर तरह की उसे सुविधा मिली होती है। लेकिन एक आम मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, गाँव का बच्चा, जिसके पास इस तरह की सुविधाएँ नहीं होती हैं, वो कैसे उनका सामना कर पाएगा अगर उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही उपलब्ध नहीं होगी। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस भगीरथ प्रयास में लगे हुए हैं। मैं भी पूरे तन मन धन के साथ अपने काम को कर रहा हूँ और इच्छा ये है कि एक दिन ये काम, एक दिन ये प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर चल जाए। आज तो ये छोटे से क्षेत्र में है, मुश्किल से 20-30 गाँव में इसका प्रसार है। क्योंकि हम ज़्यादा पैसा खर्च कर नहीं पाते हैं, अभी हमें इस तरह की कोई डोनेशन, कोई इस तरह की चीज़ भी हमें नहीं मिलती है कि भाई हम इसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो उसी वजह से हम जितना भी कर पाते हैं उतना लेकिन करते हैं, उतना बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बाकी तो जिसके पास पैसा होता है वो तो भाई जहाँ जा सकता है, उसको तो जो करना है वो कर सकता है, उसके पास तो सारी सुविधाएं हैं। लेकिन वो बच्चा जो कहीं नहीं जा पाता है वो हमारी संस्था में आए, जुड़े हमारे साथ। उसके पास पैसा है नहीं है कोई बात नहीं, संस्था में उसका स्वागत है। तो बच्चों, एक मैं आपको आगाह करता हूँ, आज जैसा कि शिक्षक दिवस है तो शिक्षक में और पढ़ाने वाले में अंतर होता है। पढ़ाने वाला सिर्फ आपको पढ़ाएगा और छोड़ देगा, लेकिन अगर शिक्षक है कोई तो शिक्षक आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आप अगर कम पढ़ रहे हैं तो क्यों कम पढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या समस्या है। वो आपकी सारी समस्याओं का निराकरण भी आपको देगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी आपको देगा, आपके साथ जुड़ेगा, आपकी समस्याओं को समझेगा
और फिर आपके साथ आपको उसी हिसाब से आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो इसलिए आजकल चूँकि इंटरनेट का दौर है, बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन पर ही हर चीज़ उपलब्ध उन्हें हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शिक्षा का महत्व घट जाता है। आज भी बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किताबों का ही सहारा लिया जाता है, अध्यापकों का ही सहारा लिया जाता है। तो इसलिए अपने अध्यापकों के सानिध्य में रहें, अपने अध्यापकों से निरंतर मिलते रहें और हर चीज़ की चर्चा उनसे करते रहें। मेरा तो मानना यह है कि अपने अध्यापक से रोज़ ही एक मुलाकात होनी चाहिए, जिसमें आप दिन भर की अपनी सभी गतिविधियों को लेकर अपने अध्यापक से चर्चा करें और उनसे सही मार्गदर्शन लेने का प्रयास करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास अध्यापक उस तरह का नहीं है जो आपके साथ नहीं आपकी समस्या को समझ सकता है, फिर तो क्या कह सकते हैं। लेकिन पहले अध्यापक चुनिए, सही अध्यापक जो आपको लगता है कि नहीं भाई ये अध्यापक हमारी बात को वाकई समझते हैं और हम फिर उसी हिसाब से हमें सॉल्यूशन देते हैं। तो उन अध्यापकों से आपको निरंतर अपने संपर्क को बनाकर रखना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उन्हें अपनी समस्या बतानी चाहिए और उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। अध्यापक वही होता है जो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देता है, उनको मोटिवेट करता है, उन्हें कभी पिछड़ने नहीं देता है, उनको डिसिप्लिन में बना के रखता है, उनको अनुशासन का महत्व समझाता है, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर आप एक शिक्षक के बिना पढ़ रहे हैं तो आपको मुझे तो नहीं लगता कि शायद आपको अपेक्षित सफलता मिल पाएगी। शिक्षक का आपके आसपास रहना, आपके दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मेरा कोई शिक्षक है और वो मुझे वॉच कर रहा है, मुझे उसे रिपोर्ट करना है, वो मुझसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और आपको भी ये डर है कि जब शिक्षक मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन एक शिक्षक तभी आपको सही रास्ता बता सकता है जब आप उसके बताए रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हो। शिक्षक को भी ये लगता है कि हाँ ये बच्चा मेरे रास्ते पर चल रहा है, तभी वो आगे उसे अगला स्टेप बताता है। लेकिन जब पिछले स्टेप बताए हुए हैं उस पर वो नहीं चल पा रहा है तो फिर आगे क्या बताएगा वो। और अंत में जितने छात्र हमने आज तक पढ़ाए हैं उन सबको भी, और जो छात्र अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं उन सबको भी, एक शिक्षक होने के नाते मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि हर प्रतिभाशाली बच्चा बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त करे। मैं छोटी कामयाबी के लिए बच्चों को कभी जो है प्रेरित नहीं करता। हर बच्चे को मैं कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर अगर काबिलियत है तो तुम उस काबिलियत को न्याय दो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। तुम्हें एक बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त करनी है क्योंकि तुम कर सकते हो। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं और वो किसी छोटी कामयाबी को ही बहुत बड़ी कामयाबी समझ लेते हैं और फिर बस मौज मस्ती में लीन हो जाते हैं। क्योंकि जिस बच्चे के पास कभी किताब खरीदने के पैसे नहीं होते थे, आज वो कहीं हज़ार रुपए के मोबाइल खरीद सकता है। तो एकदम से इतना पैसा उसके हाथ में आता है तो मौज मस्ती में थोड़ा लग जाता है। लेकिन बच्चों ऐसा मत करो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी पूरी प्रतिभा को पहचानिए और आगे बढ़िए। बच्चों के अभिभावकों को भी मैं सलाह देता हूँ कि वो भी अपने बच्चों को समय समय पर बात करते रहें, उनके अध्यापकों से मिलते रहें। अगर अभिभावक और अध्यापक का आपस में बातचीत एक समय अंतराल पर होती रहती है तो बच्चे के दिमाग में भी रहता है कि भाई मेरे पापा भी जो है, मेरे मम्मी भी, मेरे पापा जो है अध्यापक से मिलते रहते हैं, तो थोड़ा वो भी ध्यान रखता है। तो अभिभावकों से भी मेरा यही कहना है कि बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें, उन्हें रोके टोके नहीं ज़्यादा, लेकिन समय समय पर उनसे थोड़ा जानकारी तो लेते रहें। बच्चे का ध्यान रखें कि बच्चा इस समय है कहाँ हमारा, आपको पता होना चाहिए। बच्चा अगर आपको कह के गया है कि भाई मैं तो सर के पास जा रहा हूँ, तो आप कभी कभी हफ्ते में एक बार तो पूछिए कि हाँ भाई आपके पास आता है सही, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इतनी जानकारी बच्चे की रखनी चाहिए, बच्चे से छिपकर, बच्चे को पता न लगे, लेकिन फिर भी आप जानकारी रखें। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बस अंत में एक बार फिर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद।